हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जदैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 13 के बारे में, जिसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने छोड़ी थी, एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोगों ने कवर करा था और हमने देखा था कि किस तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस में आइसोथर्मल को एडियाबैटिक के साथ हम लोगों ने वर्क डन का रिलेशन देखा था। ठीक है, कुछ ग्राफ्स भी हम लोगों ने देखे थे, फिर हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस डिटेल में समझा भी था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन, सबसे पहले हम देखेंगे, फिर साइक्लिक प्रोसेस को देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, और यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर जरूर देखे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप लोग चैनल पर जाके जरूर थर्मोडायनेमिक्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्री एक्सपेंशन को। तो आइए हेडिंग डालते हैं आज के नए टॉपिक की, जिसका नाम है फ्री एक्सपेंशन। अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है कि व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग होता है कि गैस जो है वो फ्रीली एक्सपैंड हो रही है, उसको वहाँ पे कोई अपोज करने वाला नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, है ना। आप लोग फ्रीली कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई अपोज करने वाला ना हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सर गैस जो है वो सीधी डायरेक्ट फ्री एक्सपैंड हो रही है, उस पर कोई भी दूसरा जो है इसका अपोजिंग फोर्स नहीं हो रहा है? तो ऐसा हो सकता है, आप लोग समझें किस तरीके से हो सकता है। उसके लिए हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा, और मैं इस तरीके से हमारा जो फेवरेट कंटेनर है वो मैं ले लेता हूँ इस तरीके से। ये हमने एक कंटेनर ले लिया और इसमें हम लोगों ने एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। हम लोगों ने यहाँ पे पिस्टन को ड्राइंग बना दी है। अब हमने यहाँ पे जो है गैस भर दी है, कोई भी गैस भर सकते हो आप लोग, हीलियम, नाइट्रोजन, कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी आए, है ना। हम लोग ने गैस भर दी है जिसका कुछ नाम नहीं है, तो इसका कुछ पी गैस होगा। पी गैस का मतलब क्या है? पी गैस का मीनिंग है प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो, जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल लगता है बाहर की तरफ से, जो कि हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो पी एक्सटर्नल यहाँ पे लगेगा अगर हम पी एक्सटर्नल की बात करें। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन है, तो फ्री एक्सपेंशन में आप लोग बोल सकते हो कि आप लोग लिख सकते हो एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। एक तो ये आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। आपने प्रेशर जो था एक्सटर्नल वही जीरो कर दिया, तो वो कैसे जीरो हो सकता है ना। पी एक्सटर्नल कैसे जीरो हो सकता है सर? तो पी एक्सटर्नल जीरो करने के लिए आपको एक कंटेनर दूसरा लेना पड़ेगा। आप क्या करो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिस्टम बना दो। सिस्टम हमने बना दिया, इसको हमने डाल दिया वैक्यूम में, और आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। आप इस पूरे कंटेनर को ना डाल करके आप क्या कर सकते हो, इस कंटेनर को थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करो, और यहाँ आप लोग बोल दो कि ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ वैक्यूम। ठीक है, ये आपका क्या है? ये वैक्यूम है। तो देखो, अगर वैक्यूम होगा तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा तो कोई भी अपोजिंग नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखना, फ्री एक्सपेंशन को हम लोग एक और नाम देते हैं एक्सपेंशन इन वैक्यूम। क्या नाम देते हैं? एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। क्या नाम देते हैं? एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। तो गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा है वैक्यूम के अंदर, उसके अंदर भी तो आप लोग बोल सकते हो कि जो पी एक्सटर्नल आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे वर्क डन की बात करेंगे तो ध्यान रखना आप लोग, वर्क डन अपने पास में क्या आएगा? माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी आता है। ठीक है, और ये चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़े थे, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस था, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फ्री एक्सपेंशन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस? तो ध्यान से सुनना आप लोग इस बात को कि जो फ्री एक्सपेंशन है वो कैसा प्रोसेस है? वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल कैसे हो सकता है सर? रिवर्सिबल ही तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो बाहर कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो गैस तो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर जाएगी। धीरे धीरे गैस थोड़ी एक्सपेंड करेगी, क्योंकि गैस को सामने रोकने वाला ही नहीं है। जैसे आप लोग भाग रहे हो तो आपको कुछ रोकने वाला नहीं है तो आप बहुत तेज़ी से भाग जाएंगे, लेकिन आपको रोकने वाला होगा तो आप धीरे धीरे भागेंगे, है ना। तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग फोर्स है, और ड्राइविंग फोर्स को यूज़ करके गैस एक्सपेंड कर जाती है बहुत तेज़ी से। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें पी एक्सटर्नल तो जीरो हो चुका है। पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू भी कैसी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अब डब्ल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं? देखो, हमने फ्री एक्सपेंशन जो है, फ्री एक्सपेंशन
फ्री एक्सपेंशन जो है वो दो टाइप से होता है। ये आप लोग दो तरीके से इसको स्टडी कर सकते हो। एक तो आइसोथर्मल स्टडी कर सकते हो, आइसोथर्मल, और एक अपने पास में हो जाएगा एडियाबेटिक। ठीक, तो आइसोथर्मल में हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड जो अपने पास में एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें Q की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है, यानी कुछ भी चेंज आप लोग बोल सकते हो नहीं होता है, मतलब कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है। एंड W की वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे 0 बोल सकते हैं। एंड देखो अगर इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 हो जाती है, W तो पहले से ही 0 है, तो डेल्टा H भी यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, और Q भी यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के अगर आप देखें तो सारी की सारी जो चीज़ें होगी वो क्या हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने सब चीज़ें लिख ली। तो आप सिंपल सा ध्यान रखना, एक चीज़, जब भी आपको फ्री एक्सपेंशन का केस मिले तो सब चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चाहे आप इरिवर्सिबली स्टडी कर रहे हो, सॉरी इरिवर्सिबल का, अगर आप चाहे आइसोथर्मली स्टडी कर रहे हो या फिर एडियाबेटिकली स्टडी कर रहे हो, आ रही बात समझ में। तो ये सिंपल सा अपने पास में एक्सपेंशन है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अगर गैस बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, आप लोग बोल सकते हो उसके, अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है और गैस एक्सपेंड कर रही है ना, वैक्यूम के अंदर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, उस केस में आप लोग बोलते हो उसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हो, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बहुत से सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल तो बनते हैं नहीं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाता है, लेकिन आपको उसमें से एक चीज़ प्रिडिक्ट करनी होती है कि क्या वो फ्री एक्सपेंशन का केस दिया गया है या फिर नहीं दिया गया। अगर फ्री एक्सपेंशन का केस दिया गया है तो आप लोग ब्लाइंडली क्या कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट आंसर्स को टिक कर सकते हैं, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस एम्स में भी पूछे गए, ऐसे क्वेश्चंस AIPMT में भी क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो आप लोग चाहो तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन पर जा करके देख सकते हो, एक दो क्वेश्चन जो है फ्री एक्सपेंशन से मिल जाएंगे। ठीक, तो ये अपना खत्म होता है फ्री एक्सपेंशन, आप लोग इसको नोट कर लेना। फिर हम लोग मूव करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जो साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसको हम लोग समझते हैं। द प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर गोइंग थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स। तो देखो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग क्या करते हो कि सिस्टम की स्टेट्स को चेंज करते हो, और सिस्टम की स्टेट को चेंज करने के बाद में वो घूम फिर के अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाता है, अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं घूम करके क्या आ गया, वापस आ चुका है। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि हमारे पास में ये PV कर्व है, और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप सभी को पता है कि वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि सिस्टम जो है वो अभी A स्टेट पर है, ये A से B जा रहा है, फिर B से ये C गया, फिर C से ये D गया, और ये वापस A पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से देखो कि किस तरीके से सिस्टम की स्टेट को चेंज करा गया था और वो चेंज हो करके वापस अपनी ही पोजीशन पे आ चुकी है, इस प्रोसेस को आप लोग नाम देते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, एंड अगर आप इसमें वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो बताओ वर्क डन क्या आएगा, हम लोग लिख सकते हैं एरिया एनक्लोज्ड बाय द सिस्टम। ये जो भी आप लोग बोल सकते हो स्ट्रक्चर, आप लोग बोल सकते हो कि जो भी स्ट्रक्चर का जो भी बन रहा है ये आपका ना, इसका जो आपके पास में एरिया आएगा, इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, वर्क डन बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको साइक्लिक प्रोसेस के कुछ दे रखे होते हैं ग्राफ, उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको शेप दे रखी होगी इस ग्राफ की, इसमें आपको उसका एरिया पुट करना है। जैसे ठीक है, जैसे अगर हम बात करें दूसरा एक ग्राफ ले लेते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर अगर आपको निकालना हो वर्क डन, तो ये पहला सिस्टम जो था A पे था, अब B पे है, अब C पे है, और वापस A पे जा चुका है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्राइंगल का एरिया यूज़ करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर लो। ट्राइंगल का एरिया जैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वर्क डन मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको इसी शेप में मिले, आपको सर्कल भी मिल सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करा था और वापस घूम फिर के आप लोग यहीं आ चुके हैं। क्लियर है, तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं इस पर बेस्ड, बट आप लोग ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो बहुत सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जो भी शेप दे रखी है उसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कर लो, एरिया आपको वर्क डन निकाल के देगा। ठीक, चलिए, तो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस था, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस। अब हम लोग मूव करते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। ओके, सो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि लिमिटेशन क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो इसका क्या क्या लिमिटेशन था वो हम लोग देखते हैं। फ्लोट, अब फ्लोट ने क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन नहीं करी थी। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल जो पॉइंट ये आता है कि ये हमें ये नहीं बता पाएगा कि जो आप लोग हीट जो है उसका 100% कन्वर्जन वर्क के अंदर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, है ना। कि जितना आप लोग हीट यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसको आप वर्क के अंदर कन्वर्ट करो ही करो। जो आपकी एनर्जी है वो सारी की सारी वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ऐसा इसने नहीं बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यानी आप इसको अगर आप इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही पूछते हैं कि हीट का जो कन्वर्जन है वो 100% हो सकता है क्या वर्क के अंदर, तो इसका आंसर नहीं, मतलब ये आंसर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है वो सिस्टम के जो चेंज हम लोग करते हैं स्टेट के अंदर, है ना, उसके डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज हम लोग यहाँ से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन तो क्या हो जाएगा, पहला लिमिटेशन हमारे पास में ये होगा कि द कन्वर्जन 100% कन्वर्जन ऑफ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट अपने पास में हो जाएगा 100% कन्वर्जन ऑफ, 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क डन, इज पॉसिबल और नॉट, इज पॉसिबल और नॉट। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर पहला तो ये आ गया। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो चेंज जो होगा उसका डायरेक्शन आप लोग यहाँ से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशन थी। इन्हीं लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए एक नया जो है लॉ बनाया गया है ना, एक नए आप लोग बोल सकते हो जिसको हम नाम देंगे स्लॉट, है ना। स्लॉट क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जन्म लिया और वही हमें बताएगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो सही है या फिर गलत है, कि 100% हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे आप सभी को आंसर पता है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि हीट का 100% कन्वर्जन वर्क में हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। आप 100% कन्वर्जन वर्क के अंदर नहीं कर सकते। 100% एफिशिएंसी वाला वर्क आपको कभी भी नहीं मिल सकता। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप सभी लोग बाइक चलाते हैं और सभी लोग जो है हाल फिलहाल हमारे पास में जो बाइक है वो पेट्रोल वाली बाइक है। तो उसके अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो जितना हम लोग पेट्रोल को कंज्यूम करते हैं उसका हमें सिर्फ और सिर्फ 30% ही वर्क डन मिलता है। बाकी 70% सारा का सारा हीट के अंदर लॉस हो जाता है। जो इंजन हीट रिलीज़ करता है या जितनी भी दूसरी चीज़ें हीट रिलीज़ करती हैं उसमें पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। तो 100% कन्वर्जन नहीं हो पाता है हीट का वर्क के अंदर। अगर 100% कन्वर्जन हो जाता है हीट का वर्क के अंदर तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं हो पाती और बहुत ही कम पेट्रोल के अंदर हम लोग बहुत ही लंबे टाइम तक बाइक चला पाते। आ रही बात समझ? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। और उससे पहले हमें पता करना होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को ही डिस्कस करेंगे। बाकी कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो अपने पास में एंट्रोपी होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको चाहो तो नोट कर लेना। फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, करते हैं नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस, क्या होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस नाम से पता चलता है जो अपने आप होते हैं। ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाते हैं जिनको करवाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होते हैं जिनको करवाने में मेहनत लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे आपसे पढ़ाई करवानी हो तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है क्योंकि घर वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी आपको एक्सटर्नल कंडीशन लगानी पड़ रही है तभी जा करके आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वो तो एकदम ऐसे दिया था मैंने एग्जांपल। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोग इसको समझ सकें कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाने के लिए आपको पहले उसको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना। स्टार्ट करोगे फिर वो कंटिन्यूसली अपने आप होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास में एक बॉल है, अभी तो नहीं है बट मान लो कि आपके पास में एक बॉल है, ये रेड कलर की बॉल है ना। ये जो रेड कलर की बॉल है इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मैं इसको h हाइट पर लेके आया। पहले जो है ये यहाँ पे थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो h हाइट है।
हम यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आए और फिर इसको छोड़ दिया। तो देखो हम यहाँ से यहाँ लेके आए हैं तो हमने कुछ ना कुछ काम किया। ये वाला जो पहले वाला प्रोसेस था वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, लेकिन जैसे अब मुझको इसको नीचे लेके जाना है तो मैं इसको जस्ट क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। जैसे इस बॉल को ड्रॉप करूंगा ये नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को ड्रॉप कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये मार्कर है जो नीचे की सरफेस पे पड़ा था, मैं उसको उठा करके यहाँ पे लेके आया और मैं इसको नीचे नहीं गिराना चाहता तो मैं इसको कैच कर लूँगा नीचे। ठीक है, चलो तो देखो अगर मेरे को इसको नीचे भेजना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको नीचे की तरफ ड्रॉप करूँगा और अपने आप चला जाएगा, है ना, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे को करना क्या पड़ा, मेरे को करना पड़ा बस मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं इसको जैसे ही ड्रॉप करूँगा तो मार्कर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल झरना जो होता है वो बहता है, हवा चलती है, ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। बारिश का होना, सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ध्यान रखना जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं दुनिया में वो सारे कैसे होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। अब अगर आपको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल घर में आपने टंकी देखी होगी, ये घर में ऐसे टंकी होती है, एक घर में नीचे टंकी होती है, मैं इसको लिख देता हूँ टंकी, ये भी हमारी पानी की टंकी होगी। अब देखो मतलब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो जो पानी होता है अगर आपको इस टंकी से इस टंकी में भेजना है ना, नीचे से ऊपर भेजना है, नीचे से ऊपर भेजने के लिए यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, मोटर लेनी पड़ेगी। लेकिन इस वाली टंकी से वापस इसको नीचे भर भेजना है तो कोई मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो नल है आपका उसको खोलो और पानी आ जाएगा। तो ऐसा ही आप लोगों ने देखा होगा घर में जो जितनी भी हाइट पर टंकियाँ लगा रखी होती है उसमें पानी बहुत ही तेज़ी से आ जाता है और बहुत ही आसानी से आ जाता है, हमें वहाँ पे मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन उन्हीं टंकियों को हमें भरने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मोटर लगानी पड़ती है। यानी कि जो पहला प्रोसेस है, जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है वो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और जो नीचे से ऊपर पानी भेज रहे हैं वो कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपको कंटिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी सप्लाई करनी ही पड़ेगी। आपने एनर्जी सप्लाई बंद करी और वो पानी ऊपर जाना बंद हो जाएगा, वो वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्पॉन्टेनियस में ऐसा नहीं होता। आप एक बार जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग एक बार प्रेशर मेंटेन कर दो, फिर आप लोग जैसे ही टैप ओपन करेंगे यानी नल खोलेंगे तो पानी अपने आप उसी टाइम आता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बार बार आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखना, ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है हमारा, ये स्पॉन्टेनिटी पर बेस्ड होता है। इसको हम लोग पहले एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके स्टेटमेंट क्या है, फिर आगे हम लोग एंट्रोपी को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी क्या होती है और उसको कैसे डिफाइन करा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंट्रोपी, है ना। आप लोग को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ आप लोग अच्छे तरीके से भी, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होते हैं एंट्रोपी से रिलेटेड। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जो आप लोग सोचना, जो आप मतलब है ना थोड़ा रियल लाइफ भी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है टॉपिक है एंट्रोपी, और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाती है, कोई ज़्यादा ऐसा टफ भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि वो अच्छे से उसको समझ नहीं पाते। क्लियर है? तो एक बार आप लोग एंट्रोपी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, है ना, अपने अंदर ऐसा पूरा आपको आ जाएगा कि हाँ ये एंट्रोपी होती है, तो फिर आप लोग कोई भी उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी के लिए भी अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, आप इजीली बता सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा, एंड अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी है तो आप लोग अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और उसके अंदर आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।